नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम 25 फरवरी 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। इसके साथ ही इस सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। सत्र का आरंभ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला आलेख है द स्ट्रक्चरल फ्रेजिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज और इसका संबंध सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 के खंड पॉलिटी के साथ में है। और यहां पर लेखक ने हालिया संदर्भों से अपनी बात को आरंभ किया है कि पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस सरकार के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और लेखक वर्तमान घटनाक्रम पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 190 का हवाला देते हुए विधायकों के द्वारा इस तरह दिए गए इस्तीफों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को अनुच्छेद 190 विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद 190 यह कहता है कि किसी विधानसभा के विधायक अपनी मर्जी के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा के स्पीकर को ऐसा लगता है कि यह इस्तीफे बुरी मंशा से या दबाव के कारण दिए गए हैं, तो ऐसे में स्पीकर इन इस्तीफों को अस्वीकार भी कर सकते हैं। लेखक कुछ संदर्भों में कर्नाटक के घटनाक्रम का भी यहां पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहां पर भी इसी तरह से कुछ विधायकों के इस्तीफे हुए और जो तत्कालीन सत्तासीन दल था वह अल्पमत में आ गया और उनकी सरकार का पतन हो गया। लेखक यहां पर मुख्य रूप से अपने आलेख को संघ शासित प्रदेशों तक सीमित करते हैं और वहां पर लोकतंत्र की स्थिति पर विचार करते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रशासकों और संघ शासित प्रदेशों में चुनी गई सरकार के मध्य जो तनाव के बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने जब कुछ संघ शासित प्रदेशों में विधायिका की संकल्पना की थी, तब उनका विचार था कि संघ शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि अनुच्छेद 239 के द्वारा राष्ट्रपति जब एक प्रशासक के द्वारा इन संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन चलाते हैं तो वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता है। अनुच्छेद 239 को 1962 में लाया गया था और इसके माध्यम से संघ शासित प्रदेशों में विधायिका की स्थापना की बात कही गई थी और यह प्रावधान किया गया था कि यह विधायिका चुनी हुई, आंशिक रूप से चुनी हुई या फिर आंशिक रूप से मनोनीत हो सकती है। लेखक ने हमारा ध्यान यहां पर मनोनीत विधायिका और उसके जो सदस्य हैं उनकी तरफ खींचा है। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 में एक साधारण संशोधन के द्वारा एक ऐसी विधायिका का निर्माण किया जा सकता है जिसमें 50% से अधिक मनोनीत सदस्य होंगे। लेखक कहते हैं कि मनोनीत सदस्यों वाली विधायिका किस तरह से प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकती है, यह समझ से परे है। के लक्ष्मी नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत सदस्यों के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार से मंत्रणा करने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर केंद्र शक्तिशाली दिखाई देता है। राज्यसभा में भी अनुच्छेद 80(1)(a) के द्वारा सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है और यह भी बताया गया है कि वह सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों से चुन करके आएंगे। अर्थात सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन अनुच्छेद 239(a) संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहां पर यह प्रावधान नहीं किया गया है कि पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत सदस्य किन क्षेत्रों से आएंगे और ऐसे में यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के विवेकाधिकार का मुद्दा बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रशासक मुख्य रूप से उन मामलों में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं जहां पर संघ शासित प्रदेशों में सरकार केंद्र सरकार से अलग होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में ऐसे मामलों को पहले ही देखा जा चुका है। संघ शासित प्रदेश अधिनियम की धारा 44 और अनुच्छेद 239(a)(4) के अनुसार
प्रशासक संघ शासित प्रदेश की सरकार के निर्णय से असहमत हो सकता है, सहमत हो सकता है, और अगर वो असहमत है तो फिर उन निर्णयों को वो रोक सकता है या फिर राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। अर्थात प्रशासक के पास इतनी शक्ति है कि वो विधायिका के कार्यों को रोक सकता है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघवाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तथा अगर कोई विवाद है, कोई मतभेद है जो कि सामान्य है लोकतंत्र में, तो उसका समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही करना चाहिए। अनुभव यह बताते हैं कि ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां पर चुनी गई सरकारें हैं, वहां पर प्रशासकों के साथ उनके तनाव बने ही रहते हैं। हालिया संदर्भ की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी में भी यह देखा गया था, और ये तनाव विशेष रूप से बढ़ जाते हैं जब केंद्र में सत्तारूढ़ दल अलग होता है और संघ शासित प्रदेश में सत्तारूढ़ दल अलग होता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इन समस्याओं का संवैधानिक समाधान निकालना निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला आलेख है एड्रेसिंग वैक्सीन रिलक्टेंस एंड पॉलिसी हेजिटेंसी। इसका संबंध भी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 के खंड गवर्नेंस के साथ में है। एक तथ्य के अनुसार पिछले दिनों भारत में जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 महामारी के वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, उनमें से 10 में से केवल एक व्यक्ति ही दूसरी खुराक के लिए वापस लौट कर आया है। निश्चित रूप से यह आंकड़ा कुछ सवाल खड़े करता है। सवाल क्या खड़े करता है? स्वास्थ्य कर्मी जो कि इस महामारी के संदर्भ में सबसे अधिक जानकारी रखने वाले लोगों में से एक है। स्वास्थ्य कर्मी जिनके इस महामारी से संक्रमित होने की संभावना सबसे अधिक है, और उनमें भी 10 में से केवल एक व्यक्ति ही दूसरी खुराक के लिए लौटकर आया है। निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं वैक्सीन के प्रति लोगों में एक प्रकार की झिझक और सरकार की नीतियों में किसी प्रकार की अस्पष्टता को भी दिखाता है। लेखक यहां पर कुछ अन्य बिंदुओं की तरफ भी हमारा ध्यान खींचते हैं। जैसे लेखक ये कहते हैं कि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी खुराक के मध्य 12 सप्ताह का अंतर अगर हो तो वह अधिक प्रभावशाली होगा, जबकि वर्तमान में भारत सरकार 4 सप्ताह के अंतराल पर दोनों खुराक देने की योजना पर कार्य कर रही है। तो यहां पर यह विचारों का अंतर भी यहां पर एक हो सकता है। संपूर्ण विश्व में कोविड-19 महामारी के फैलने की दर में हालिया दिनों में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों की मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। भारत के संदर्भ में विशेषज्ञों का यह मानना है कि मार्च 2021 तक भारत में यह महामारी अपनी स्थानिक अवस्था में पहुंच जाएगी और भारत जल्दी ही हर्ड इम्यूनिटी के लिए आवश्यक आबादी के 60% संक्रमण को प्राप्त कर लेगा। स्टूडेंट्स, अब यहां पर 2 कीवर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं। स्थानिक अवस्था क्या है और हर्ड इम्यूनिटी क्या है। जब कोई महामारी वैश्विक स्तर पर फैलती है, फिर वहां से घटते घटते वो राष्ट्रीय स्तर पर आती है और राष्ट्र के अंदर में भी किसी क्षेत्र विशेष में ही उस महामारी को देखा जाता है। या आप ऐसे समझिए कि ऐसी बीमारियां जो किसी क्षेत्र विशेष में ही देखी जाती हैं, उन्हें स्थानिक बीमारियां हम लोग कहते हैं। तो यह एक अच्छी बात होगी हमारे लिए कि यह स्थानिक अवस्था में पहुंच जाएगी और ऐसे में इसे नियंत्रित करना हमारे लिए और आसान होगा। इसके अतिरिक्त लेखक कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी का स्तर भी भारत शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा, क्योंकि भारत की आबादी के 60% से अधिक लोग शीघ्र ही इस महामारी से संक्रमित होकर या फिर वैक्सीन को प्राप्त करके अपने अंदर में इस महामारी के प्रति प्रतिरक्षण क्षमता का विकास करने में सफल हो जाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर कहीं पर कोई बीमारी फैलती है और अधिक से अधिक लोग ऐसे हैं जिनमें उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षण क्षमता नहीं है, तो अधिक से अधिक लोगों के संक्रमित होने की संभावना रहती है। लेकिन क्या हो कि अगर अधिकांश लोगों में इस चित्र में आप देखिए
कि जो नीले रंग के लोग हैं इनमें प्रतिरक्षण क्षमता का विकास हो चुका है, चाहे वो प्राकृतिक तरीके से हो चाहे वो वैक्सीन के कारण हो। तो अब यहां पर ये जो लोग संक्रमित हैं ये कम लोगों को ही संक्रमित कर पाएंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों में पहले से ही प्रतिरक्षण क्षमता विकसित हो चुकी है और इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। आगे बढ़ते हैं। भारत में अब समय है कि लक्षित रूप से कोविड-19 महामारी के वैक्सीनीकरण पर ध्यान दिया जाए और लोगों के मन में अगर इस महामारी को लेकर, वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार का कोई भ्रम है तो इसको दूर करने के लिए मीडिया, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य कर्मचारियों, इन सब की मदद ली जानी चाहिए और युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए 35,000 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है, लेकिन इसमें भी कुछ विसंगतियां देखी गई हैं। जैसे तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य जिनका स्वास्थ्य प्रबंधन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वहां पर यह देखा गया है कि वे अपने स्वास्थ्य सेवाओं का 30 से 40% ही कोविड-19 महामारी के वैक्सीन कार्यक्रम में उपयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह धन, मानव संसाधन और समय की बर्बादी करने वाला है। इन समस्याओं का तुरंत समाधान निकालने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोगों की जानें बचाई जा सके। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कुछ समय पहले घोषणा की गई है कि 1 मार्च से भारत में बुजुर्गों को भी कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी और ऐसे में टीकाकरण केंद्रों में सभी खाली स्लॉट भर जाएंगे। आवश्यकता है कि भारत के लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचक और सरकार की ओर से जो अस्पष्ट नीतियां हैं उन्हें दूर किया जाए ताकि इस महामारी को खत्म करने के लक्ष्य को हम शीघ्र ही प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे अगले समाचार का संबंध सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 के खंड गवर्नेंस के साथ में है। साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट। अब यहां पर कुछ हालिया मुद्दों की तरफ ध्यान खींचा गया है। मंत्रियों और सार्वजनिक हस्तियों को उन दवाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए जिनकी प्रभावशीलता स्पष्ट नहीं है। हालिया घटनाक्रम का संबंध आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल से है। इस दवा को पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा बनाया गया है और इस दवा के संबंध में एक सार्वजनिक सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की उपस्थिति के संबंध में विशेषज्ञों के द्वारा सवाल खड़े किए गए। लेखक कहते हैं कि प्रारंभ में तो कोरोनिल दवा के संदर्भ में यह दावा किया गया था कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समर्थित है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिणी पूर्वी एशिया की शाखा ने यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी पारंपरिक दवा का समर्थन, ध्यान रखिएगा, पारंपरिक दवा का समर्थन कोविड-19 महामारी के इलाज में नहीं किया है। अब यह मुद्दा नैतिकता से भी जाकर के जुड़ जाता है। आप इसको प्रश्न पत्र संख्या 4 के साथ में भी जोड़ सकते हैं सामान्य अध्ययन में। लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि निश्चित रूप से एलोपैथिक दवाओं के परीक्षण में भी कुछ संदेह के बिंदु रहते हैं, लेकिन छोटे समूह पर किसी दवा का परीक्षण किया जाए, सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो गए, लेकिन समूह तो छोटा है। ऐसे में इन दवाओं को मान्यता नहीं दी जा सकती है जब तक इनके परिणाम बड़े समूहों पर ना देख लिए जाएं। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बायोकॉन की इटोलिजुमैब को भी कोविड-19 महामारी के इलाज के संदर्भ में प्रभावी होने की मान्यता दे दी गई थी, लेकिन इसे केवल 30 लोगों के समूह पर ही परीक्षित किया गया था। ऐसे में लेखक ये कहते हैं कि कोविड-19 महामारी से निपटने के संदर्भ में हमें जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम, किसी ऐसे वैक्सीन, किसी ऐसी दवा को अनुमति नहीं देनी चाहिए जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालेगी। और लेखक ये कहते हैं कि इन सभी दवाओं और वैक्सीन्स का परीक्षण सावधानी पूर्वक किया जाए और किसी जल्दबाजी में किसी दवा के प्रयोग की अनुमति ना दी जाए। अगला जो हमारा समाचार है इसको हम लोग जोड़ेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 के खंड पॉलिटी के साथ में, और इसमें लेखक ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा आलेख बन पड़ा है कि किस प्रकार से विकेंद्रीकरण का प्रयोग करके भारत में मानव पूंजी को मजबूत किया जा सकता है। लेखक कहते हैं मानव पूंजी में पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से निवेश करना सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है और भारत की स्थिति मानव विकास सूचकांक में
कमजोर रही है। कुछ उदाहरण लेखक के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यह दिखाता है कि कुपोषण की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं और अधिकांश राज्यों में इसकी स्थिति और खराब हुई है। शिक्षा पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार शैक्षिक सूचकांकों में भी गिरावट दर्ज की गई है और भारत में विषमता, चाहे वो स्वास्थ्य में हो चाहे वो शिक्षा में हो, इस महामारी के कारण और बढ़ी है और अगर इन स्थितियों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं और बढ़ती हुई विषमता समाज की स्थिरता के लिए निश्चित रूप से अच्छी नहीं मानी जा सकती है। लेखक कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा कुपोषण को कम करने के प्रयास किए गए हैं। नीति आयोग के द्वारा भी राष्ट्रीय पोषण रणनीति के अंतर्गत पोषण अभियान को आरंभ किया गया है। वर्तमान बजट में भी पोषण मिशन 2.0 और समग्र शिक्षा अभियान को केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। लेखक यहां पर इस बात की तरफ ध्यान खींचते हैं कि भारत अपनी जीडीपी का लगभग 4% धन ही मानव पूंजी के विकास पर खर्च करता है, जो कि उसके अन्य सहयोगियों की तुलना में काफी कम है। मानव पूंजी के विकास के लिए हाल के वर्षों में भारत ने विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, जैसे वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, जो कि निश्चित रूप से विकेंद्रीकरण को दिखाता है। अब यहां पर लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची में है, अर्थात इस पर जो कानून है वो राज्य बनाएगा, जबकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची में है और इस पर समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि इस क्षेत्र में केंद्र की भागीदारी की जरूरत को प्रतिबिंबित करता है। इसके अतिरिक्त किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए केंद्र अनुच्छेद 282 के अंतर्गत राज्यों को अनुदान भी दे सकता है। अब लेखक ने अनुच्छेद 282 की तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से खींचा है। आप जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और विकेंद्रीकरण को निश्चित रूप से बढ़ावा दिया गया था। यहां तक स्टूडेंट्स बात हुई राजनीतिक विकेंद्रीकरण की। लेखक कहते हैं कि राजकोषीय विकेंद्रीकरण को भी हमें देखना चाहिए और भारत में जो राजकोषीय प्रवृत्ति है वो अभी भी केंद्र की तरफ उन्मुख है और इसको दर्शाते हुए संविधान विशेषज्ञ नानी पालखीवाला ने कहा था कि अनुच्छेद 282 एक प्रकार की समवर्ती शक्ति है और इसकी तुलना में अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान अधिक नियमित हैं, जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं। भीम सिंह बनाम भारत संघवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अनुच्छेद 282 का प्रयोग विशेष, अस्थायी और तदर्थ कार्यक्रमों में ही किया जाना चाहिए, अर्थात अनुच्छेद 282 के अंतर्गत अनुदान देने की तुलना में अनुच्छेद 275 के आधार पर राज्यों को जो अनुदान दिए जाएंगे वो ज्यादा नियमित होंगे और राजकोषीय विकेंद्रीकरण को बढ़ाएंगे और मजबूत भी करेंगे। लेखक कहते हैं कि मानव पूंजी के विकास के लिए राज्यों को अधिक धन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि केंद्र सरकार उपकर लगाकर धन का संग्रह करता है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आप ध्यान दीजिएगा कि उपकरों से जो प्राप्त आय होती है, केंद्र को इस आय को राज्यों के साथ में बांटना नहीं पड़ता है, तो निश्चित रूप से यह राज्यों को कम धन प्राप्त करवाएगा। इसके लिए लेखक कहते हैं कि राज्यों के लिए वित्त की व्यवस्था के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। भारत में संघीय प्रणाली की सफलता मानव पूंजी के विकास के साथ भी जुड़ी हुई है और लोकतंत्र के विकास के लिए भी यह बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम अपने अगले समाचार की तरफ। इसका संबंध भी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 के खंड पॉलिटी के साथ में है। एडल्ट्री एज मिसकंडक्ट। इस आलेख के माध्यम से लेखक ने इस बात की तरफ हमारा ध्यान खींचा है कि सेना में
और सिविल सेवाओं में अभी भी कुछ ऐसे नियम हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि व्यभिचार के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। लेखक कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को निर्देशित किया जा चुका है कि व्यभिचार के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी किस्म की आपराधिक कार्यवाही को आरंभ नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में जो हमारा सेना का सिस्टम है, जो हमारे सिविल सेवाओं की व्यवस्था है और जो सामान्य लोग हैं, इनमें ये जो अंतर है ये कई किस्म की समस्याओं को पैदा करता है। लेखक ने यहां पर कहा है कदाचार के रूप में व्यभिचार के प्रयोग पर स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है और कुछ केसेस यहां पर डिस्कस किए गए हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। महेश चंद्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्यवाद में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि किसी भी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों पर नैतिक पुलिसिंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रविंद्रनाथ घोष मामले में यह पाया गया कि एक हेड कांस्टेबल जो अपने निजी जीवन में व्यभिचारी था, अपनी पत्नी के अलावा एक अन्य महिला से भी उसके संबंध थे, लेकिन इसके बावजूद अपने कार्यस्थल पर वह कभी भी कदाचार का दोषी नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति एम काटजू ने प्रवीण सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में यह कहा था कि जब तक किसी व्यक्ति के कार्य का उसके आधिकारिक कार्यों पर, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आधिकारिक कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है, तब तक उसके निजी जीवन के कार्यों को कदाचार नहीं माना जाएगा। अब लेखक यहां पर कहते हैं कि जब न्यायपालिका के द्वारा अलग अलग मामलों में व्यभिचार को किसी व्यक्ति के प्रति विभागीय कार्यवाही के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, न्यायपालिका के द्वारा कई संदर्भों में इस बात को उल्लिखित किया गया है, तो फिर अभी भी सेना के लिए अलग से नियम क्यों है? और ऐसे में निश्चित रूप से एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, एक स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार की न्यायिक विसंगति से बचा जा सके। अच्छा मुद्दा था स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब तक की जो हमारी परिचर्चा रही उसके आधार पर मुख्य परीक्षा के कुछ अभ्यास प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत में मानव पूंजी का विकास करने के लिए विकेंद्रीकरण को बढ़ाने की जरूरत है, वित्त आयोग के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, यहां पर राजकोषीय विकेंद्रीकरण की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान में व्याप्त विसंगतियों को किस हद तक दूर करने की आवश्यकता है? समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें आपको पक्ष और विपक्ष दोनों ही बताते हुए इसका उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर निगाह डालते हैं। पहले हमारे सामने प्रश्न है और फिर हम इससे जुड़े हुए समाचार को भी देखेंगे। प्रश्न है, कथन 1, सेनकाकू द्वीप दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। कथन 2, चीन में सेनकाकू द्वीप को दियाओ द्वीप कहा जाता है। सत्य कथन का चुनाव कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, सेनकाकू द्वीप जो है ये पूर्वी चीन सागर में स्थित है और चीन में सेनकाकू द्वीप को दियाओ द्वीप कहा जाता है। ये सत्य है, ये सत्य है और ये असत्य है। हमें क्या ढूंढना था? सत्य कथन का चुनाव करना था। तो सत्य के आधार पर केवल 2 यहां पर सत्य है, ध्यान दीजिएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं समाचार की तरफ। जापान और अमेरिका के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के अनुसार जापान की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका ने अपने ऊपर लिया था और अब अगर जापान का चीन के साथ में कोई विवाद होता है किसी द्वीप समूह को लेकर के, किसी क्षेत्र को लेकर के, तो हमेशा चीन को यह डर रहता है कि अमेरिका भी यहां पर हस्तक्षेप कर सकता है इस संधि के अनुसार। और ऐसे में चीन ने कहा है कि जापान और अमेरिका के बीच की यह संधि शीत युद्ध का परिणाम है। अब स्टूडेंट्स आप कोल्ड वॉर पर भी ध्यान दीजिए। शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में 2 प्रमुख देशों के बीच वर्चस्व की एक जंग आरंभ हुई। ये देश कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और इनके मध्य जो वर्चस्व की जंग शुरू हुई, हथियारों की एक दौड़ शुरू हुई, इसी को हम लोग शीत युद्ध के रूप में जानते हैं। इसमें एक तनाव देखा गया दुनिया के अंदर में,
कई क्षेत्रों में युद्ध भी देखे गए और ये जो तनाव था, इसी तनाव को शीत युद्ध का नाम दिया गया। आगे देखते हैं जरा हम लोग। चीन और जापान के मध्य एक द्वीप समूह का क्षेत्र है, यह विवादित है, जिसे जापान में सेनकाकू कहा जाता है और चीन में दियाओ कहा जाता है। आप यहां देखिए, पूर्वी चीन सागर में है। वैसे इन द्वीप समूहों पर ताइवान भी अपना हक जताता है, विवादित क्षेत्र है। इन द्वीपों को जापान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। 1970 में ऐतिहासिक आधारों का हवाला देते हुए चीन ने भी इन द्वीपों पर दावे करना आरंभ कर दिया गया, लेकिन अमेरिका ने यह कहा कि जापान की सुरक्षा के लिए की गई अमेरिका जापान सुरक्षा संधि विवादित द्वीपों को भी शामिल करती है और निश्चित रूप से यह चीन को थोड़ा रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए मजबूर कर देता है। यह द्वीपों का बहुत आर्थिक महत्व भी है, इसी कारण चीन इन पर अपना हक जताता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार होने की संभावना है यहाँ पर। यह द्वीप प्रमुख समुद्री मार्गों के पास स्थित हैं, तो ऐसे में इन समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया जा सकता है इन द्वीपों के माध्यम से। समुद्री मत्स्यन क्षेत्र के करीब स्थित हैं, तो यहाँ पर बहुत समृद्ध तरीके से मछली उद्योग भी आगे बढ़ सकता है, आजीविका का साधन मिल सकता है, भोजन का जो है एक स्रोत यहाँ पर उपलब्ध है मछलियों के रूप में। तो ये सब चीजें चीन को आकर्षित करती हैं इस क्षेत्र की तरफ। एक अन्य प्रश्न देखते हैं, मद्रास हेजहॉग क्या है? एक प्रकार का चूहा है, छिपकली है, बिल्ली है या पेड़ है? जवाब है यह एक प्रकार का चूहा है और इस चूहे की अपनी एक खास विशेषता है। यह चूहा, इसके पूंछ नहीं होती है और इसके साथ साथ में इसके शरीर पर आप देख सकते हैं चित्र में कांटेनुमा संरचनाएं हैं और इसके संरक्षण की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर कई लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या यहां पर यह देखी गई है कि ये जो चूहा है, ये जो प्रजाति है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के माध्यम से संरक्षित नहीं किया गया है, जबकि इसका अवैध व्यापार भी होता है। तो निश्चित रूप से हमें जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से ऐसी प्रजातियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है जो दुर्लभ हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अगला प्रश्न है, बडागा लोगों का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ियां या कोई नहीं? तो इसका संबंध है नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्र से। स्टूडेंट्स, अभी ये चर्चा में रहे हैं और क्यों चर्चा में रहे हैं जरा देखिएगा। बडागा लोगों के द्वारा कोयंबटूर में एक रेस्तरां खोला गया है, जहां पर वो पारंपरिक भोजन बनाएंगे, सर्व करेंगे और निश्चित रूप से पारंपरिक जो भोजन है वो मुख्य धारा में शामिल होने चाहिए और ऐसे में जो हमारा जो एक संस्कृति है वो संस्कृति बनी रहेगी, समृद्ध होगी। इस बात को भी आप लोगों को यहां पर ध्यान देना चाहिए। इनका जो पारंपरिक भोजन है इसे हित्तू कहा जाता है। तो संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया आप लोगों के लिए। बडागा जनजाति को ध्यान रखिएगा, हित्तू इनका भोजन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों में अगला मुद्दा है कथन 1। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला हैं। कथन 2 कहता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध अनुच्छेद 338 से है। सत्य कथन का चुनाव कीजिए। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, अर्थात ये दोनों मुद्दे यहां पर सही हैं। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में सापला साहब ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इसको पढ़िएगा। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न में अगला मुद्दा है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोग इस बात को देखिए कि यहां पर आपसे पूछा गया है असत्य कथन, तो यह एक सरकारी संगठन नहीं है,
यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। सत्य कथन है। हमें असत्य बताना है तो केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये चर्चा में क्यों आया संगठन? अभी हालिया शोध में यह देखा गया कि सर्दियों के दिनों में भी प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी गई है, और खास तौर पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो कि मनुष्य के फेफड़ों के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। यह बढ़ते हुए प्रदूषण को दिखाता है और हमें इस बारे में एक किस्म की चेतावनी भी देता है कि पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण बहुत ही हानिकारक है और इससे निपटने के लिए हमें तुरंत प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में पर्यावरण विकास के मुद्दों पर कार्य कर रहा है। इस संगठन ने वायु और जल प्रदूषण संबंधी पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता एवं शिक्षा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्थापना अभी मैंने बताया आपको 1980 में हुई थी और 2018 में इसके कार्यों के लिए इसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फास्टैग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इसके जवाब की हम लोग बात करते हैं। यहां पर दोनों ही कथन सही हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए समाचार को। समाचार है दिल्ली से, गुरुग्राम से, कि फास्टैग यूजर्स जो हैं, जो यूज कर रहे हैं इसको, उनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। और निश्चित रूप से ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये वहां पर जो वाहनों का एक जाम लग जाता था, उस स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। फास्टैग के बारे में कुछ बिंदुओं को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जैसे वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है, और टोल प्लाजा पर एक RFID रीडर होगा। यहां पर कार्ड होगा और यहां पर रीडर होगा। अब ये जो रीडर है, यह एक सेंसर के रूप में कार्य करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा इस कार्ड में जो धनराशि है, जो इसकी वैधता है, उसकी जांच कर लेता है। और अगर कार्ड में धनराशि उपलब्ध है तो टोल शुल्क का भुगतान अपने आप ही हो जाएगा, गेट खुल जाएंगे और गाड़ी आगे निकल जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356(1) के तहत किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की जो वैधता है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद राज्यपाल की सारी विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, दोनों ही कथन सत्य हैं। खास तौर पर पहले कथन के बारे में बताऊंगा मैं। SR बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशेष रूप से यह बात कही गई कि किसी भी राज्य में लगाया गया राष्ट्रपति शासन, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब दोनों ही कथन यहां पर सही हो गए हैं, तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। हालिया समय में पुडुचेरी में जो कांग्रेस सरकार के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, तो यहां पर अभी राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इतिहास से जुड़ा हुआ एक बड़ा अच्छा आलेख है ये। इसमें सुभाष चंद्र बोस की बात की गई है, आजाद हिंद फौज की बात की गई है, बर्मा से जोड़ करके, बर्मा अर्थात म्यांमार से जोड़ करके इस पूरे आलेख को लिखा गया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से कुछ यहां पर अच्छे बिंदु मिलेंगे। 7-8 बिंदुओं में आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि आप जब समाचार पत्र को पढ़ा करें तो आप हमेशा इस बात को देखा करें कि वो समाचार आपकी परीक्षा में किस प्रकार से लाभदायक है, और उसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को 3, 4, 5 अधिकतम, इससे ऊपर नहीं, इन बिंदुओं को लिख लिया करें। और परीक्षा में जब आप जा रहे होंगे तो निश्चित रूप से अंतिम समय में रिवीजन में यह आपको बहुत हेल्प करेगा। आशा करता हूं कि आज का सत्र आपको पसंद आया होगा। सत्र पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और
चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको भविष्य में सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आज के सत्र में स्टूडेंट्स इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।